नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम आपको बताते हैं कि आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई बस अपनी सेहत के बारे में तो सोच लेता है, लेकिन आर्थिक सेहत के बारे में अक्सर लोग सोचना छोड़ देते हैं या इसके बारे में बाद में सोचते हैं जब उन्हें लगता है कि अब आर्थिक लक्ष्य पूरे करने के लिए समय आ गया है। लेकिन ऐसा ना हो, आपके आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने में आपसे कोई देरी ना हो, इसीलिए हम आपको देते हैं एक सही और सटीक रणनीति। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। दुबई लेकर आया क्रिप्टो के लिए पहला कानून और रेगुलेटर। लीगल फ्रेमवर्क में क्या कुछ है खास, बताएंगे आपको। साथ ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या है ताजा खबर और डेवलपमेंट्स, आज जानिए। आपके बाद आपके परिवार को कैसे मिले रेगुलर इनकम? क्या 50 साल की उम्र के बाद लेना चाहिए टर्म प्लान? इंश्योरेंस और रिटायरमेंट के बाद की इनकम को लेकर तमाम पहलुओं पर आज होगा हमारा फोकस। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे आप बना सकते हैं एक संतुलित पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो सवाल हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 9619873567। आप चाहें तो वीडियो शूट करके भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं इसी नंबर पर। चलिए, आज शो की शुरुआत होने वाली है क्रिप्टो करेंसी के साथ, क्योंकि दुबई में पहला क्रिप्टो कानून बन गया है। एक रेगुलेटर यहां पे तय कर दिया गया है। क्या है उस रेगुलेटर की जिम्मेदारियां और कैसे अब आगे चलते हुए हम बाकी देशों में भी कानून का इंतजार कर रहे हैं, रेगुलेटर लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, कैसे पूरी रूपरेखा उभरती हुई दिखाई दे रही है, इस पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कॉइन क्रंच इंडिया के फाउंडर नैमिष संघवी, क्रिप्टो एक्सपर्ट अजीत खुराना। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। अजीत जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जो पहला कानून जो अपनाया है दुबई ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर, वो किस तरह से, इसका स्वरूप किस तरह से बनाया गया है, किस तरह का खाका तैयार किया गया है, बताएं। सबसे बड़ी चीज जो ये दुबई के संदर्भ में वो ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने रेगुलेटर का चयन किया है और अनाउंसमेंट किया है। ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि विश्व में कम से कम 1.5-2 दर्जन देश हैं जहां क्रिप्टो के कानून है, मगर उन्होंने कोई रेगुलेटर नहीं बनाया। और ऐसे 50-60 अन्य देश है, उनमें से अमेरिका भी आता है, सिंगापुर भी आता है, जहां के बिल नहीं है, कानून नहीं है, बट जो एग्जिस्टिंग कानून थे उसी के अंदर क्रिप्टो को समाया गया है। तो दुबई की जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इंडिया में सेबी होता है, आरबीआई होता है, वो हमारे रेगुलेटर्स हैं, तो दुबई में अभी क्रिप्टो का भी एक रेगुलेटर बनेगा, ये बड़ी बात है। नैमिष, बहुत सारी बारीकियां हैं यहाँ पर ट्रेडिंग को लेकर और सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर, ऑथराइज करने को लेकर, जो ये रेगुलेटर जिसके दायरे में ये सब बातें आती हैं। आसान भाषा में मुझे समझाएं कि किस तरह से इसको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है और अब जो पहला कदम उठाया है वो कदम किस हद तक रेगुलेट करता है क्रिप्टो करेंसी को? आई थिंक दुबई ने अभी तक तो सिर्फ एक ही कदम उठाया है, मतलब जो अनाउंस किया गया उस हिसाब से कि एक रेगुलेटर बनाया जाएगा या बनाया गया है डिजिटल एसेट्स को लेके। अब इसके अंदर एग्जैक्टली किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा उसकी कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, लेकिन अब अगर अनुमान लगाए तो इट इज वेरी सिंपल। 4 या 5 चीजें होती है क्रिप्टो में जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। एक है कि टोकन जो है, जो क्रिप्टो टोकन है, उनको उनके ऊपर टैक्सेशन क्या होना चाहिए, उनकी ट्रेडिंग के ऊपर टैक्सेशन क्या होना चाहिए, उनके अगर किसी को टोकन का प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, जैसे सर्विस प्रोवाइडर आप बता रहे थे, उनके लिए रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, और कोई अगर प्रोटोकॉल बनाना चाहता है यानी कि अपना खुद का ब्लॉकचेन या अपना खुद का टोकन बनाना चाहता है तो उनके लिए क्या रेगुलेशन होना चाहिए, और कोई इसको माइनिंग जो ऑर्डिनरीली माइनिंग इज द प्रोसेस जिससे क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है, वो अगर कोई माइनिंग कर रहा है कोई, तो उसके लिए क्या कानून होना चाहिए। ये 4 मेजर वर्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर एक रेगुलेटर काम करेगा, और उसके बाद उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन या उसके बेसिस पे लॉ बनाया जाएगा कि किस तरह से इन सब की चीजों का रेगुलेशन होगा। इस वक्त दुबई में या यूएई में इनफैक्ट इनकम टैक्स नहीं है, सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो है वैट 5%। तो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी जो दुबई में है वो इंजॉय कर रही है अपने प्रॉफिट्स विदाउट पेइंग एनी टैक्स।
विच इज वेरी डिफरेंट देन इंडिया में, जहाँ पे हमें हर चीज पे टैक्स देना पड़ता है। तो इस वक्त तो ये सिचुएशन है, आगे चल के क्या होगा उसके बारे में अभी वक्त ही बताएगा। सही कहा आपने। यहाँ पे केवल जो पहला कदम उठाया गया है वो है एक रेगुलेटर का चयन करने का, जो कि दुबई वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसे वारा भी कहा जा रहा है। कुछ जो बातें हाईलाइट की गई है अजीत जी, जो कि इस वारा के तहत अधीन होंगी, उसमें से ये है कि ये एक बतौर रेगुलेटर क्रिप्टो एक्टिविटीज़ और उससे जुड़ी सर्विस प्रोवाइडिंग की जो एक्टिविटीज़ है उसकी निगरानी करेगा। ट्रेडिंग और इशुएंस ऑफ वर्चुअल एसेट्स एंड वर्चुअल टोकन्स ये देखेगा। साथ ही एक अहम बात है कि इसकी जिम्मेदारी होगी ऑथराइज और रेगुलेट करने की वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी। जो दायरा यहाँ पर बताया गया है, जिसमें आपकी प्रोटेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी पर्सनल डेटा भी है और वर्चुअल एसेट ट्रांजैक्शंस में प्राइस मैनिपुलेशन को भी ये मॉनिटर करेगा। एक जो रोल और जो जिम्मेदारी हम समझते हैं कि एक रेगुलेटर की होनी चाहिए, क्या उन सबको इसमें देखा जा सकता है? जो अब तक अनाउंसमेंट हुई है, जिसका आपने वारा के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया, मेरे ख्याल से ये तो इस तरह के रेगुलेटर बना है जिसमें कि विश्व के सारे देश जो कि दुबई से और एडवांस भी कहे जा सकते हैं, उनको कॉपी करना चाहिए। हालांकि जो क्रिप्टो के बिल्स हैं अन्य देशों में भी वो काफी अच्छे हैं, मगर ये जो रेगुलेटर वो लेके आए हैं, खास करके क्रिप्टो जैसी चीज में जहां पर के धांधलेबाजी और धोखेगाड़ी के काफी सिलसिले हो चुके हैं, वहां पे इस रेगुलेटर की बहुत बड़ी जरूरत थी। और सबसे जो आपने अहम बात कही कि टोकन इशुएंस, क्योंकि ऐसा होता है जैसे इंडिया में यदि आप शेयर इशू करते हो तो आप सेबी के दायरे में आते हो। अलग तरह के अगर आप इशू जो मनी मार्केट में कुछ इशू करते हो तो आप आरबीआई के दायरे में आते हो। लेकिन आप क्रिप्टो में अगर नई क्रिप्टो करेंसी इशू करते हो तो किसके दायरे में आते हो? इसका भी वारा ने सवाल जवाब दिया है कि वो वारा के दायरे में आएगी दुबई। अच्छा, एक चीज जो मुझे समझनी है निमेश, यहाँ पर जो कंपनीज क्रिप्टो ट्रांसफर ऑफर करती हैं, कस्टडी या मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करती हैं, वो भी इस लॉ के अधीन होंगी, वो भी इसके दायरे में आएंगी। इसे हम कैसे समझें? एब्सोल्युटली आएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप किसी का फंड जो है वो मैनेज कर रहे हो, और ये फंड जो है वो क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट के फॉर्म में है। तो अगर इंडिया की बात ले ले तो हमारे यहाँ पे फंड मैनेजर सेबी के अंदर आते हैं, लेकिन क्रिप्टो फंड मैनेजर्स की कोई रेगुलेशन नहीं है। सो अगर एक रेगुलेटर बनाया जा रहा है डिजिटल एसेट्स या वर्चुअल एसेट्स को लेके, सो आई एम श्योर दैट वर्चुअल एसेट को लेके कोई भी बिजनेस एक ही रेगुलेटर के अंदर आएगा तो वो भी वारा में आएगा। उसका मेंशन भले ही ना हो, लेकिन एब्सोल्युटली उसी के अंदर सारे बिजनेसेस आएंगे। अजीत जी, दो चीजें मुझे यहाँ पे समझनी है। एक तो बात ये कही जा रही है कि द रेगुलेटर ऑफ DIFC दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी ये क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन पर अपने आप में काम कर रहे हैं, और दूसरा जो अभी रेगुलेटर की नियुक्ति हुई है वो किसी भी पेमेंट पर्पस के वर्चुअल एसेट्स इसमें शामिल नहीं है। इन दो बातों को आप जरा समझाएं। DFSA, दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, ये जो सिंगापुर में मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है उसके बराबर की चीज है। तो अब तक जितना भी नियंत्रण किया जा रहा था, या लाइसेंस दिए जा रहे थे या लाइसेंस नहीं दिए जा रहे थे, वो DFSA की तरफ से थे। DIFC जो है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, और DMCC जो है, ये फ्री जोन है जहां पर के ऐसे क्रिप्टो के बिजनेस सेटअप किए जाते हैं। दुबई में लगभग ऐसे 55 फ्री जोन है। तो अभी तक ऐसा था कि यदि कोई भी व्यक्ति डिजिटल एसेट को छूता है, और वो छूना थोड़ा अलग बात है, जो उसको छुआ नहीं जा सकता, चाहे वो एक्सचेंज के माध्यम से हो, कस्टडी के माध्यम से हो, इशू के माध्यम से हो, एडवाइस के माध्यम से हो, फंड मैनेजमेंट के माध्यम से हो, ये सारा DFSA के अंदर आता था। क्योंकि शेयर्स, बॉन्ड्स, टोकन सब उसके अंदर आते थे। उन्होंने अभी इसको हटा के वारा के अंदर डाल दिया है। और साथ ही में ये भी कहा है कि देखो, अब सिर्फ ये नहीं होगा कि आप रजिस्टर करोगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में आप देखो तो रजिस्ट्रेशन रेजीम है, यानी कि आप जाके समझा दो ऑस्ट्रैक को या फिनट्रैक को कि हमने रजिस्टर किया, हम ऐसे बिजनेस चलाएंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको लाइसेंस भी लेना होगा, और आप यदि बैंक की तरह से क्रिप्टो को चला रहे हैं, यानी कि पेमेंट सिस्टम में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, जो इस समय दी नहीं जा रही। तो निमेश, अगर हम दुबई के रेगुलेटर की नियुक्ति की अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी को लेकर, इस कदम को हमें भारत के संदर्भ में कैसे देखना चाहिए, जहां पर फ्रेमवर्क बन रहा है? भारत में भी मैं मानता हूं कि सेबी या तो RBI क्रिप्टो के रेगुलेटर नहीं होने चाहिए। क्रिप्टो एक एसेट क्लास है, एक करेंसी है, ये क्यूमुलेटिव एक ही चीज है जो दोनों तरीके से यूज की जा
जाती है। इसके लिए एक नया ही रेगुलेटर होना चाहिए, वर्चुअल एसेट रेगुलेटर। तो जो दुबई कर रहा है वही इंडिया को भी करना चाहिए। और इनफैक्ट जैसे अजीत जी ने बोला कि दुबई ने एक ब्लूप्रिंट सेट कर दी है बहुत सारे देशों को फॉलो करने के लिए। जितने भी देश इस वक्त अपने फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं या थिंक कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उन सबको इससे इससे इंस्पिरेशन लेके अपना खुद का एक वर्चुअल रेगुलेटर सेटअप करना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एसेट्स के ऊपर ध्यान दे। और आगे फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचर होगा इस टेक्नोलॉजी का, उसके उसको ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सिबल रेगुलेशंस बनाए, ताकि हम भारत देश जो है, जो आईटी बूम जिसने एंजॉय किया है, वो एक क्रिप्टो बूम को मिस आउट ना कर दे। अब मैं 1 मिनट और लेके बता दूं कि एक एक्सोडस हो ही रहा है इंडिया में। टैक्सेशन बहुत ज्यादा हो रहा है क्रिप्टो के ऊपर। पीपल आर मूविंग टू डिफरेंट कंट्रीज, और वैसे दुबई अगर इतना इजी कर देगा तो लोग दुबई ही जाएंगे। तो वो चीज रोकने के लिए भी इंडिया को फटाफट एक स्टेप लेना चाहिए और एक रेगुलेटर सेटअप करना चाहिए वर्चुअल एसेट्स को लेके। एंड वी शुड रियली प्रमोट उसका डेवलपमेंट इंडिया में। आप दोनों सही कह रहे हैं कि एक तरह से ब्लूप्रिंट मिल गया है और बाकी देशों को भी अब आगे बढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। लेकिन अजीत जी, अब दुबई ही नहीं, देखिए यहाँ पर यूएस में भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक पास कर दिया गया है। साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो भी काफ़ी वोकल हैं क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं वो जो हम कहते हैं ना कि जो पहला फाउंडेशन पढ़ना होता है वो कहीं ना कहीं तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों बातों को भारत के संदर्भ में आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमें एक पुश देगा और हमें भी सोचने पर मजबूर करेगा कि अब वक्त आ गया है कि हमारे पास भी एक लीगल फ्रेमवर्क हो? देखिए, यूएस, साउथ कोरिया, इंग्लैंड, सिंगापुर, अगर यदि इन देशों के जिससे कि हमारा लॉ प्रेरित हुआ है कुछ तक, उनके बारे में देखें तो मुझे लगता है कि रेगुलेटर होना चाहिए या नहीं ये दूसरी बात है, बट अगले 5-10 साल में तो मैं ये होते नहीं देखता। मगर जो हमें सोचना जरूर पड़ेगा कि लीगल फ्रेमवर्क कैसे आएगा। तो ठीक जैसे कि इन देशों ने भी किया है, जैसे हमारा सेबी एक्ट जो है वो एसईसी एक्ट से काफी मिलता जुलता है यूएस के, तो मुझे लगता है कि भारत उन देशों की दिशा में जाएगा जैसे यूएस, इंग्लैंड, सिंगापुर, ना कि दुबई की दिशा में। यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रेगुलेटर और एक्ट्स और लॉज है उन्हीं में संशोधन लाया जाएगा ताकि क्रिप्टो भी उसमें शामिल हो सके। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट में इनकम टैक्स को थोड़ा सा बदला था, ठीक उसी तरह यदि हम आरबीआई एक्ट को, सेबी एक्ट को और फेमा वगैरह को थोड़ा थोड़ा बदल दें तो उन सब में क्रिप्टो भी शामिल हो सकता है। बिल्कुल। थोड़ा सा यूएस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बारे में विस्तार से बताएं निमेश। एक्चुअली यूएस के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो उसके अंदर मैं सिंपली बताऊं तो एक ही चीज है कि यूएस इज नाउ टेकिंग स्टैंड्स। मतलब उसका क्रक्स जो है वो यही है कि यूएस अब एक कमेटी बिठाएगा वर्चुअल एसेट्स में कैसे रेगुलेशंस होने चाहिए। एक कमेटी बिठाएगा जो सीबीडीसीज यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को स्टडी करेंगे और उसके लिए रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उससे आगे लेके जाएंगे। एक और कमेटी बिठाई जाएगी जो यूएस को कैसे वर्चुअल एसेट के वर्ल्ड में नंबर 1 बनाया जा सके उसके ऊपर रिसर्च करेगी। सो एसेंशियली वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, अगर मैं क्रूडली बोलूं तो ये है कि वो 6 अनाउंसमेंट आगे चल के गवर्नमेंट करने वाली है रेगुलेशंस को लेके, क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल एसेट्स को, और आगे इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली है उसके बारे में। उससे एग्जिस्टिंग सिनेरियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस तरह से इस वक्त एसईसी या जो सीएफटीसी जो रेगुलेटर्स है जो जिस तरह से क्रिप्टो को देख रहे हैं उसे आज भी वैसा ही देखा जा रहा है। लेकिन आगे चल के ये बदलाव आ सकता है और इस बदलाव को लाने के लिए कमिटी सेटअप करने के लिए वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया गया था। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, बट आई वुड रादर वांट कि अजीत जी भी थोड़ा मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत था तो। जी अजीत जी। ऐसा है कि यूएस के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इसके 6 पहलू है और जो 6 के 6 पहलू है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में से एक को कवर किया है जो कि है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और जो बाकी 5 पहलू है उन सारों को निर्मला सीतारमण जी ने कवर किया है, जो कि ग्राहक की सुरक्षा, इलिसिट यूज को प्रिवेंट करना और जो बाकी भी पहलू है। ये सारे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने से पहले, और मैं आपके दर्शकों को ये दूसरी बार कहता हूँ, यूएस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने से पहले भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ने उन सारे पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। मगर फर्क ये हुई कि हमने सिर्फ उनकी बात की है तो यूएस जो है हमारे पीछे से आके
हमारे ही पॉइंट लेकर उनको इम्प्लीमेंट करने लगा है। तो मेरी बस हाथ जोड़ के यही विनती होगी सरकार से कि देखो आपकी सोच अच्छी है, बट इस सोच को इम्प्लीमेंट भी करो ताकि इंडिया जो है क्रिप्टो का विश्व गुरु बन सके। चलिए, बखूबी आप दोनों ने समझाया। जिस भी तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया भर में, कहीं ना कहीं यहाँ पर दुनिया भर के लिए दुबई की बात हो या वो तमाम देशों की बात हो जिनकी चर्चा की है हमने, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है और क्या क्या पोटेंशियल है और किस तरह से आपकी सुरक्षा को देखा जा सकता है, इसके अधीन नियम बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके संदर्भ में हम कवायद को तेज होता हुआ भी देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत भी इन सब मामलों से संज्ञान ले और जल्द ही जिस फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में आए और हम पता चले कि स्टैंड क्या है, थोड़ी क्लैरिटी आए इसको लेकर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पेशकश में शामिल होने के लिए और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी तमाम बारीकियों को समझाने